हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री। हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था और सेकंड चैप्टर का भी थोड़ा बहुत पार्ट हमने पढ़ लिया था। सेकंड चैप्टर था क्या, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हमने यहाँ तक लगभग पढ़ लिया था। इसमें जो मेन हमने पढ़ा था, हाउ दैट ह्यूमन पास्ट इज डिवाइडेड इनटू। ह्यूमन पास्ट इज, थोड़ा रिवाइज करते हैं। ह्यूमन पास्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज नोन एज प्री हिस्ट्री, देन प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इनमें डिफरेंस क्या है? प्री हिस्ट्री इज व्हेन ह्यूमन बींग्स हैव लेफ्ट नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। उस टाइम पे पढ़ा लिखा नहीं होता था मानव, और उसने कोई भी ऐसा रिटर्न रिकॉर्ड छोड़ा नहीं है। तो उनके हमें पता कैसे चलता है? उनके जो टूल्स वगैरह जो उन्होंने यूज़ किए थे, पत्थर वगैरह के या उनके बर्तन वगैरह, यही सब जो चीज़ें बची हुई हैं हड्डियाँ वगैरह से, इनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रोटो हिस्ट्री इज व्हेन ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड सम लैंग्वेज, रिटर्न रिकॉर्ड्स वर देयर बट वी आर नॉट एबल टू डेसिफर दैम। डेसिफर का मतलब उन्हें हम खुद पढ़ नहीं पा रहे अभी तक। जो वो लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, उनके द्वारा जो छोड़ा गया लिखा हुआ जो हमारे पास ऐतिहासिक सोर्स है, उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हिस्ट्री इज़ व्हेन वी हैव प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड्स, हमारे पास पूरा लिखित में हमें मिल जाता है, तो उससे बहुत सारी मदद मिलती है। और हमने देखा था कि जो प्री हिस्ट्री है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड वन इज़ नोन एज पैलियोलिथिक, सेकंड वन मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। हमने देखा था वो स्टोन टूल्स किस टाइप के यूज़ करते थे, उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया था। देन पैलियोलिथिक, पैलियो का हमने पता था, पैलियो मीन्स ओल्ड होता है एंड लिथोस मीन्स स्टोन होता है। तो इसको रिवाइज करते रहना आपको बार बार, इतना जल्दी ये चीज़ याद होने वाली नहीं है। तो लोअर पैलियोलिथिक, देन अगेन पैलियोलिथिक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। मतलब ओल्ड स्टोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और हमें पता है कि वो 2 मिलियन ईयर्स, मतलब 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक चला था। 12,000 साल से 10,000 तक मीजोलिथिक चला था। मीजो का मतलब होता है मिडल, मिडल स्टोन एज। देन नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज, तो 10,000 साल पहले से लेके 2500 साल पहले तक जो चली थी। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, वो लोग रहते कहाँ पे थे? ये जो हंटर गैदरर्स थे, जो उस टाइम के लोग थे, वो रहते कहाँ पे थे? ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। हंटर एंड गैदरर लिव्स इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। तो ये देखो, ये रेड ट्राइंगल, आपको मैप भी जो है रीड करना आना चाहिए। ये देखो यहाँ जो है इंडेक्स रहता है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, कि इस मैप में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम पहचानेंगे, वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो ये रेड ट्राइंगल है, इसका मतलब जो भी जहाँ पे भी रेड ट्राइंगल आपको दिखाई देगा वो पैलियोलिथिक साइट होगी। तो एक हमें यहाँ कुरनूल में दिखाई दे रहा है, एक हंसगी में जो दिखाई दे रहा है हमें, और एक भीमबेटका में हमें रेड ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो ये 3 जगहें ऐसी थी जहाँ पे जो है पैलियोलिथिक लोग रहा करते थे, मतलब ओल्ड स्टोन एज के लोग जो हो रहा करते थे इन जगहों पर, है ना। और भी बहुत सारी जगह थी, मगर मैप में इन 3 को ही दिखाया गया है। इसी टाइप से दूसरे भी हैं, नियोलिथिक, मिजोलिथिक, अर्ली विलेजेस, मॉडर्न वगैरह। इस सब के सिंबल अलग अलग बना दिए। जहाँ पे वो सिंबल होगा उस हिसाब से, ये इनके हिसाब से हम पता लगा लेंगे वो कौन सी जगह है। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक। ये तो हमने पहले ही पता लगाया था कि आदमी जो है वाटर सोर्सेज के आसपास ही रहा करता था, है ना। आसपास ही रहा करता था वाटर सोर्सेज के, ताकि उसको वहाँ से पानी मिल सके, फसलों के लिए काम में आए। जानवर वहाँ पे आते हैं जो पानी पीने के लिए उनका शिकार कर सके। तो लेक्स वगैरह जो भी वाटर सोर्सेज थे उनके आसपास ही रहना पसंद करता था। इसीलिए सारी की सारी जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं। अच्छा, ये साइट क्या होती है? पहले ये साइट आप पढ़ो। साइट का मतलब होता है जगह जहाँ पे हमें पुरानी चीज़ें मिली हैं, एविडेंस मिले हैं कि हाँ यहाँ पे जो है पैलियोलिथिक लोग रहा करते थे, तो उस जगह को साइट बोलते हैं, है ना। आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग एटसेट्रा वर फाउंड। These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of earth, buried under the earth or sometimes even under water. You will learn more about different sites in later chapter. तो साइट का मतलब वही होता है जहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे किसी टाइम पर जो है
आदि मानव या आप कह लो ओल्ड स्टोन एज के लोग जो है रहा करते थे। हमें कैसे पता चला उस साइट का? क्योंकि उन्होंने एविडेंस छोड़े हैं, जैसे स्टोन टूल्स आपको मिल जाते हैं, उनके पोर्ट्स मतलब बर्तन के टुकड़े मिल जाते हैं, हड्डियाँ मिल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। इसीलिए इन जगहों को साइट कहते हैं। और ये साइट्स कई बार तो आपको अर्थ सरफेस के ऊपर ही मिल जाती हैं, कई बार थोड़ा डिगिंग करोगे, अंदर जाओगे, खोदोगे तब मिलती हैं, और कई जगह हमें ये साइट्स जो हैं पानी के नीचे ही मिले। अब कहोगे पानी के नीचे कैसे आदमी रहता था? रहता नहीं था बेटा, बाद में वहाँ पे पानी आ गया, फ्लडिंग होगी, या कई बार जो रिवर्स होती हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। पहले वहाँ पे समतल ज़मीन रही होगी, मगर धीरे धीरे रिवर ने जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर ली, उसने अपनी जगह चेंज कर ली। वो कुछ कुछ टाइम के बाद वो करती रहती हैं रिवर्स। तो साइट जो हुआ करती थी, कभी वहाँ पे आदमी रहता, वो अभी रिवर के नीचे आ गई है ना। तो अभी यहाँ पे आगे, एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाइज इजीली अवेलेबल। तो देखो स्टोन टूल्स मैंने बताया था, स्टोन टूल्स की बहुत अहमियत थी पैलियोलिथिक पीरियड में, है ना, ओल्ड स्टोन एज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अहमियत थी, उसके बिना उनका काम ही नहीं चलता था। तो ये मतलब स्टोन, ये बार्टर सिस्टम का भी एक हिस्सा हुआ करते थे। आप अच्छे स्टोन टूल्स, आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको अच्छा स्टोन मिलता है, जिसको कटिंग फिटिंग करके आप अच्छे से उसके शार्प जो है ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, या शार्प जो है वेपन्स बना सकते हो, है ना, मारने के काम आएंगे। तो उनका जो है वो उनको दूसरे लोगों को बेच देते थे, उनसे मीट वगैरह या खाने पीने की चीज़ें ले लेते थे। तो इस टाइप से वो जो है लेन देन के साधन भी बन गए थे। तो उस टाइम पे आप समझो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो कुछ लोग जो है हंटर गैदरर्स ऐसी साइट्स पे भी रहते थे जहाँ पे अच्छे स्टोन टूल्स बनाए जा सकते थे, ना। उनकी फैक्ट्रीज भी हमें मिली हैं जहाँ पे कई सारे आधे बने हुए स्टोन के जो टूल्स हैं, स्टोन के जो औजार हैं, वो पड़े हुए मिले हैं। तो एक साइट हमने देखी थी भीमबेटका, है ना। भीमबेटका जो है कहाँ पे है? इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश एमपी जिसे हम बोलते हैं। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। वहाँ पे कई सारी नेचुरल केव्स हैं। केव्स आप समझते हो, गुफा, है ना। तो कई सारी गुफाएं हैं वहाँ पे, और रॉक शेल्टर आप कह सकते हो कि केव टाइप का ही हो गया, ऊपर से जैसे छत टाइप से बन गई है इसकी रॉक की। पीपल chose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind। तो लोग वहाँ पे क्यों रहना पसंद करते थे बेटा? एक तो उनको शेल्टर मिल जाता था नेचुरल, उनको खुद से छत बनाने की जरूरत नहीं, हमें नेचुरल मिल रही है छत, है ना। उससे क्या हो जाता है, वो बारिश से बच जाएंगे, ठंड से बच जाएंगे, तेज़ हवा चल रही होगी गर्मियों वाली या सर्दी वाली, उनसे भी उनका बचाव हो जाएगा, जंगली जानवरों से भी बच सकते हैं ना वो। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली के पास ही उन्हें पानी भी मिल जाता है, रहने के लिए अच्छा सा उनको जो है एक शेल्टर मिल गया, आप कह सकते हैं उनका घर मिल गया है। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव देयर? अरे अभी तो बात की हमने कि सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं, एक अच्छा सा, एक तो रहने के लिए उन्हें जगह मिल गई, ऐसे खुले आसमान के नीचे जंगल में बारिश होने लग जाएगी, कभी ठंड हो जाएगी, कभी धूप होगी, तो इन सारी चीज़ों से उनका बचाव होता है। दूसरा है कि वो एक सेफ्टी उनको मिल जाती है, सिर्फ एक ही तरफ से कोई आ सकता है केव के अंदर ना, बाकी आप अंदर बैठ जाओ, सामने जो है आप फायर जला लो, तो कोई भी जंगली जानवर वगैरह वहाँ पे नहीं आएगा, आपको हीट मिलती रहेगी, सारी चीज़ों से आपका प्रोटेक्शन होगा। तो जहाँ पे वो काफ़ी दिनों तक रहे, अब वो खाली टाइम पे क्या करते थे, जब उनका पेट भर जाता था तो खाली टाइम पे कई लोगों ने पेंटिंग्स भी बनाई हैं। उस टाइम पे भी पेंटिंग बनी हुई है आज से लाखों साल पहले, और वो पेंटिंग्स आज भी हमें दिखाई देती है। ये ऐसी ही एक पेंटिंग है जो आप देख सकते हो, जिसमें कोई, ये आप कह सकते हो वाइल्ड एनिमल है जो भाग रहा है, और एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है ना। ये पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। आप खुद डिस्क्राइब करो, उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है एक आदमी। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the wall. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill। तो देखो उस टाइम के आदमी भी जो है वो पेंटिंग किया करते थे, आप देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं भीमबेटका की केव्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। नाउ फाइंडिंग अबाउट फायर। अभी जो है आदमी धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख रहा था बेटा, उनमें से एक जो ग्रेट डिस्कवरी थी जो ह्यूमन बींग ने की थी, दैट वाज कंट्रोलिंग द फायर और इन्वेंशन ऑफ फायर। फायर तो पहले भी होती थी, जैसे बिजली कड़कती है, कई बार वो गिर जाती है जंगलों के ऊपर, है ना, वो फायर लग जाती है उसकी वजह से।
जंगलों के अंदर आग लग जाती है। तो उसको पता तो था आग के बारे में, मगर उसको डोमेस्टिकेट करना मतलब उसको पालना, उसको कितनी ज़रूरत है उतने में ही आग को कंट्रोल करके रखना। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो बुरी तरीके से फैल जाएगी। और बाकी सब जानवर आग से डरते हैं, सिर्फ इंसान को छोड़ करके। इंसान ही आग को कंट्रोल कर पाता है। तो कुरनूल साइट्स हमने देखा था यहाँ पे, कहाँ पे, ये रही कुरनूल साइट्स ना। यहाँ पे जो है हमें फर्स्ट डिस्कवरी मिलती है कि आग जली हुई, आग आग इन लोगों को आग के बारे में पता था। ट्रेसिस ऑफ ऐश, ऐश मतलब राख मिली है वहाँ पे बेटा। और traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों को आग के बारे में पता था। Fire could have been used for many things as a source of light, to roast meat and to scare away animals. आप समझ सकते हो कि आग कितनी ज़रूरी थी उस टाइम पे। आग की वजह से हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली है। एक आप रा मीट खाओगे या रा फॉर्म के अंदर जो है आप अपने फूड को खाओगे। रा का मतलब समझ रहे हो, जैसे गेहूं है, सीधा गेहूं के दाने लिए और खा लिया तो बहुत लेट आपके पेट के अंदर हजम होगा। और एक उन्हीं गेहूं को हमने पीस लिया, उससे रोटी बना लिया, दलिया बना लिया, आग में उसको पका लिया, वो हमारे पेट में जाएगा, बहुत जल्दी हजम हो जाएगा, है ना। जैसे रा मीट होता है, शेर क्या करता है, पका के थोड़े खाता है, वो एक जानवर को मारेगा, उसका मीट खा लेगा, तो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं उस मीट को उसके पेट में पचने में। और वही एक तरीका है कि हम जो है उस मीट को लेंगे, उसमें आग में पहले से पकाएंगे, फिर उसको खाएंगे, वो जल्दी हमारे 5-6 घंटे के अंदर ही हमारे पेट के अंदर हजम हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हमने अपने हाजमे की शुरुआत आग से शुरू कर दी, मतलब बाहर ही हमने उसको पका लिया ताकि वो हमारे पेट में जाके जल्दी से हजम हो। इससे उसका टेस्ट भी बढ़ता है। और फायर की और क्या क्या चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं, है ना। एक तो है कि उससे हमें लाइट मिलती है। रात के टाइम पे आप आग जला लो, आपको देखने में, मशाले जलाते थे पहले के लोग ना, मशाल जला के चलते थे, वो उनकी टॉर्च हुआ करती थी जिससे वो कहीं पे भी जा सकते थे, रोशनी बनी रहती थी। आजकल उन्हें टॉर्च बोलते हैं। वो पहले आग जला लेते थे एक लकड़ी के ऊपर इस टाइप से। मीट को जो है पका सकते हैं बेटा, स्केयर अवे। सारे मैंने बताया जंगली जानवर जो हैं आग से डरते हैं, उसके पास आने से डरते हैं। इस तरीके से वो अपनी सेफ्टी में भी आग का यूज़ किया करते थे। ये नेम्स एंड डेट्स वाला मैंने आपको बताई दिया था कि ह्यूमन पास्ट को कैसे डिवाइड किया है, ह्यूमन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया है। वो प्री हिस्ट्री, प्रोटो एंड वो वाला सारा का सारा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी आगे चलते हैं हम लोग। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grasslands. अभी देखो बेटा, उस टाइम पे जो है पहले एक आइस एज थी, इससे पहले आइस एज थी। आइस एज मतलब लगभग सारी दुनिया के अंदर ठंड आ गई थी, काफ़ी इलाकों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी, है ना। तो बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर ही ह्यूमन बींग सर्वाइव कर पा रहा था। मगर फिर 12,000 ईयर्स एगो क्लाइमेट में चेंज हुआ और धीरे धीरे जो है गर्मियाँ आनी स्टार्ट होगी, वार्मर क्लाइमेट हो गया जो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल था, है ना। वार्मर हो गया, वार्मर होने की वजह से क्या हो गया, बर्फ़ पिघल गई मैदानी इलाकों से और वहाँ पे जो है घास उगने लग गई। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, घास उगने लगी। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, है ना। बहुत सारे हिरन आ गए क्योंकि वो घास के मैदान में रहते हैं। एंटीलोप वो भी हिरन टाइप का ही होता है। गोट, शिप एंड कैटल, तो ये सारे के सारे जो छोटे जानवर होते हैं ये मैदानी इलाकों में रहते हैं, इनको घास खाने को मिलती है। ये सारे ज़्यादा मात्रा में पनप गए, है ना, क्योंकि वो उनके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर अच्छा फूड मिलेगा तो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ गई। एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई। ये लोग जंगल के अंदर रह पाना इनके लिए मुश्किल होता है, ये ग्रास लैंड्स पे ही सर्वाइव करते हैं। दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, जो उनका शिकार करते थे वो उनका पीछा करने लग गए। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, तो उन समझने लग गए कि ये कैसे खाना खाते हैं, कहाँ पे खाना खाते हैं और कब इनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना। ब्रीडिंग सीजन का मतलब वही होता है कब ये बच्चे पैदा करते हैं। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्व्स। तो इससे उनको मदद मिली कि ये क्या खाते हैं, हम इनको खुद ही वो खाना ला करके दे दें तो ये हमारे पास ही रहने लग जाएंगे। तो इससे हम उनको इकट्ठा कर पाए। हर्डिंग क्या होता है बेटा, हर्डिंग एंड रियरिंग मतलब, हर्डिंग होता है
बाड़े के अंदर उनको रखना। और रियरिंग मतलब उनका जैसे प्रोडक्शन करना। वो एक एक बार हमने मान लो कि 50 बकरियां ले ली, फिर वो आपस में ही रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, उनके बच्चे होते रहेंगे, वो बड़े होते रहेंगे, उसको ब्रीडिंग बोलते हैं। रियरिंग मतलब उनको चराना, अपने पास रखना। फिशिंग आल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। इस टाइम पे जो है फिशिंग करना भी इंसान ने स्टार्ट कर दिया। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अभी देखो फार्मिंग पे हम लोग कैसे जा रहे हैं। हर्डिंग तो हम जो है चरवाहे तो बनी गए हैं, उनको हमने पालना सीख लिया है जानवरों को। दिस वॉज आल्सो ए टाइम when सेवरल ग्रेन bearing grasses इंक्लूडिंग wheat, barley and राइस grew naturally in different parts of the subcontinent। तो जैसे ऐसे ये भी घास ही होती है बेटा, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, एक टाइप की घास है, बस उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ना, उन्हीं को हम राइस, व्हीट और ये बार्ली, जौ जौ जिसे बोलते हैं ना, पहले खाई जाती थी, आजकल तो जानवरों को डाली जाती है, तो मोटा अनाज इनको बोलते हैं। तो ये उस टाइम पे पैदा होनी स्टार्ट होगी। तो इंसान ने देखा, फिर कभी देखा तो उनके बीज लिए, खा करके देखे, हाँ ये तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, हम खा सकते हैं इनको। तो धीरे धीरे उसने उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है व्हीट, बार्ली और राइस अपने आप ही नेचुरली फॉर्म में उगने लग गए, मगर इंसान इनसे सीखता है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड। तो लोगों ने उनको फूड के तौर पे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड लर्न वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपन। राइपन का मतलब पक जाते हैं, कब वो पक जाते हैं, वो पूरे तरीके से जो है उनके दाने खाने लायक हो जाते हैं। राइप हो जाते हैं मतलब पकना। तो लोगों ने उनसे सीखना शुरू कर दिया है किस सीज़न में उगते हैं, कब इनके जो है राइप हो जाते हैं। दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इससे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या ये हम खुद से नहीं उगा सकते। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर। और इस तरीके से लोग जो है फार्मर्स बनना स्टार्ट हो गए। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters। तो इस तरीके से जो है जानवर पालना भी इंसान ने सीख लिया, क्योंकि उनके पास ये खाने के लिए दाने हो जाते थे, तो कुछ वो छोड़ दिया करते थे, जिसे जो एनिमल्स हुआ करते थे, ये धीरे धीरे उनके पास आने लग गए, उनसे जो है फ्रेंडशिप उनकी बढ़ने लगी, डर ख़त्म हो गया उनके अंदर, तो उनके लिए कुछ खाना छोड़ देते थे, तो वो धीरे धीरे उनके पास आने लग गए। तो इस तरीके से उनको टेम मतलब काबू करना भी इन्होंने आदमियों ने सीख लिया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। तो आज जो कुत्ते हैं, पुराने ज़माने में जो सबसे पहला जानवर आदमी ने पालना शुरू किया वो कुत्ता हुआ करता था। कुत्ता मतलब आज की फॉर्म नहीं, वो उस टाइम पे थोड़ा सा जेनेटिकली चेंज हुआ करता था, मगर कुत्ते का ही आप एक एंसेस्टर कह सकते हो। जैसे वो इंसान हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, तो ऐसे ही एक कुत्ते की प्रजाति को जो है इंसान ने सबसे पहले पालना शुरू किया। दोस्त, जो फर्स्ट एनिमल जो इंसान ने पाला है, डोमेस्टिकेट किया है, वो डॉग है। ये आपको हमेशा याद रखना है। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived, है ना। तो उन्होंने वैसे जानवरों की पहचान करनी शुरू की जो थोड़े से शरीफ टाइप के होते हैं ना, जेंटल होते हैं। आप कर पाओगे क्या? भेड़िए को आप पाल पाओगे? भालू को पाल पाओगे? पाल भी लेते हैं जैसे भालू करते हैं, मगर उनको पालना मुश्किल होता है। शेर को, चीते को, ये मतलब नेचुरली जो है शिकार करने के लिए बने हैं। आप उनको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, वो नहीं होंगे, वो मालिक को ही मार के खा जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल काम होता है उनको डोमेस्टिकेट करना। मगर जैसे आपके भैंस होगी बेटा, गाय होगी, बकरी होगी, भेड़ होगी, कुत्ते होगे, इन सबको टेम करना थोड़ा मतलब पालना आसान काम है। उनको धीरे धीरे ट्रेनिंग दे करके इंसान ने पालना स्टार्ट कर दिया। These animals such as sheep, goat, cattle and also pig lived in herds। तो झुंडों के अंदर रहा करते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। और ज़्यादातर जो है इनमें से घास ही खाया करते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर। तो वो जो है इंसान जो था उनको एक बाड़े में रख लेता था, उनकी फेंसिंग कर देता था, है ना, चारों तरफ एक घास फूस की या झाड़ियों की फेंसिंग कर देता था, जिससे वो जंगली जानवरों से इनको बचा लेता था। ये झुंड में रहते थे, एक झुंड को प्रोटेक्ट कर लेता था, इनको खाना भी मिलता रहता था। तो इस तरीके से आपस में इनकी दोस्ती होगी, और इस तरीके से वो जो है हर्डर बन गया। हर्डर मतलब इकट्ठा झुंड को पालने वाला जो इंसान होता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी
टेम्ड, है ना। क्यों आपको क्या लगता है, क्या रीज़न, इसके ऊपर आप खुद सोचना कि आपको क्यों लगता है कि कुत्ते को जो है सबसे पहले इंसान ने पालना शुरू किया। अब यहाँ डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये देखते हैं। इज़ द नेम गिवन टू द डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो एक तरीका है जिसके अंदर इंसान जो है पौधों को उगाता है और जो जानवर होते हैं उनके ऊपर नज़र बनाए रखता है। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो हम पालना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उन जानवर्स के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। टाइम के साथ सभी में आता है, हमारे अंदर भी आया है। मगर जैसे हम गाय पालते हैं या भैंस पालते हैं, और एक गाय और भैंस जो जंगली है, जो जंगल में रहती है, जो भैंस हम पालते हैं वो डोमेस्टिकेटेड हो चुकी है, सालों से वो हमारे साथ रह रही है, उसके अंदर जेनेटिकली चेंजेस आ गए हैं, वो लंबे टाइम तक दूध देती है। एक भैंस या गाय जो है वो 6, 7, 8 महीने तक देती है दूध। मगर जो जंगली गाय होती है वो सिर्फ दूध अपने बछड़े के लिए देती है, बहुत कम मात्रा में दूध देती है, और महीने 1.5 महीने के अंदर वो दूध देना बंद कर देती है। मगर जो हमारी गाय और भैंस होती हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी हैं, क्योंकि हम उनका दूध इतने लंबे समय तक निकालते रहते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में दूध प्रोड्यूस करती हैं बेटा, और लंबे टाइम तक करती हैं। तो ये चेंजेस आ गए हैं। वाइल्ड, आज भी आपको वाइल्ड जो है बफेलोज और काउज मिल जाएंगी जंगलों के अंदर, वो इतना ज़्यादा दूध नहीं देती हैं। दूसरे जानवरों के अंदर भी इसी टाइप से चेंजेस आ गए हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। हमने कुछ ब्रीड्स को सेलेक्ट किया है कि हम इन्हीं का डोमेस्टिकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। हमने ऐसे ढूंढे हैं जो ज़्यादा बीमार ना होते हों। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, है ना, बड़े छोटे पौधे होंगे मगर बड़े साइज का जो है वो दाना देंगे। दाना मतलब जैसे चावल का, गेहूं का हो गया। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाल्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। और वो स्ट्रॉन्ग, आप मान लो कि उसका जो तना होगा, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जब फ्रूट्स लगे या ये जो चावल फलियां जिन्हें हम बोलते हैं गेहूं की या चावल की लगी, वो झूल करके या टूट जाए, ज़मीन पे गिर जाए। तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको बियर कर सके। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities। तो हम उनके कुछ दानों को तो कंज्यूम कर लेते थे बेटा, है ना। कुछ गेहूं को तो हमने पीस के रोटियां बना ली, खा ली। कुछ को हम रख लेते थे ताकि अगले सीज़न में हम उनकी दोबारा बुआई कर सकें, उनको बो सकें, और सेम प्लांट्स हमें नेक्स्ट सीज़न में भी मिल सकें। ये आज भी किया जाता है। बीजों को हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं कि जब नेक्स्ट सीज़न आए इसका, उस टाइम पे उनको बो करके और नए पौधों को उगाया जा सके। अमंगस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। तो जो थोड़े से जेंटल थे, शरीफ टाइप के जानवर थे, उन्हीं को हमने पालना स्टार्ट किया। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट। तो आज जो जंगली शिकारी कुत्ते आपने देखे हैं वो अलग टाइप के होते हैं बेटा। जो हमारे डोमेस्टिकेटेड, हमारी गलियों में कुत्ते रहते हैं वो अलग प्रजाति के। दोनों में फ़र्क आना स्टार्ट हो गया है ना। इसी टाइप से जो दूसरे एनिमल्स हम पालते हैं, वो जो जंगली देखोगे आज उनके जो साथी हैं वो अलग टाइप के बिहेव करते हैं, जो हमने डोमेस्टिकेट कर लिए वो अलग साइड से। तो धीरे धीरे इंसान के संपर्क में आने की वजह से इनके अंदर चेंजेस आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, है ना। उनके सींग और दांत जो हैं, जो जंगली हैं उनके बड़े बड़े होते हैं, और जो हमने पाल रखे हैं उनके छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। उनकी लड़ाई के लिए काम में आते हैं दांत और जो सींग होते हैं। मगर जो हमने पाल रखे हैं उनको आपस में लड़ने की क्या ज़रूरत है। हम उनको आराम से फूड प्रोवाइड कर देते हैं। मगर जंगल में तो उनको मुकाबला करना पड़ता है बेटा, ये एरिया मेरा है, इसमें मैं ही रहूँगा। तो आपस में वहाँ पर खूब सारी लड़ाई होती है। तो इसलिए वो उनके बड़े बड़े हैं अभी भी। मगर जो हमारे पास आ गए यहाँ पे उनके सींग दांत वगैरह छोटे हो गए। ये देखो, ये पिग के दांत दिखा रखे हैं। ये पूछ भी रहा है, लुक एट दिस 2 सेट ऑफ टीथ्स विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू ए वाइल्ड पिग एंड विच टू ए डोमेस्टिकेटेड वन, है ना। तो पता चल ही रहा है ये जो है वाइल्ड का है और ये वाला जो है डोमेस्टिकेटेड का है। उसको बड़े बड़े दांत चाहिए, वही उसको लड़ाई करनी है, और खाना भी उसका जो हार्ड टाइप का मिलता है उसको तोड़ने में मुश्किल होती है। मगर यहाँ पे इसे ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, आराम से इंसान जो है इसको फूड प्रोवाइड करता है जिसे आराम से खा सकते हैं। डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये जो है काफ़ी लंबे समय तक चला है
एंड डोमेस्टिकेशन का। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो आज जो हम जो है जितने भी अनाज खाते हैं, चावल, दाल, गेहूँ, ये सब आदमी ने उस टाइम शुरू किया 12,000 साल पहले से, सेलेक्ट कर करके क्या क्या हमारे खाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज वो सारी चीज़ें हम खा पाते हैं। तो उनके एफर्ट्स हैं बेटा, जिसकी वजह से आज हमें खाना मिल रहा है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली। तो गेहूँ और जौ जिसे आजकल भैंसों को डाला जाता है या चारे के रूप में डाला जाता है, हम तो कम ही खाते हैं, पर अभी खाना स्टार्ट हो गया। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। तो कुत्ता तो था ही बेटा, उसके अलावा शीप और गोट जो है ये भी इंसान ने बहुत पहले से ही पालने शुरू कर दिए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।